अम्मी, दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं है? एक बच्ची ने दुल्हन को पुर इश्तियाक नज़रों से देखते हुए अपनी माँ से सवाल किया, और जहाँ उसकी बात पर उसकी माँ हैरान हुई, वहीं दुल्हन की भी नज़रें अपने हाथों पर ठहरी। आंखों से निकलते आंसू सीधे हथेलियों पर जा गिरे। धुंधली सी दिखाई देती हुई हथेलियाँ बिल्कुल शफाफ गुलाबी, वीरान और बेरौनक दिखाई दे रही थीं। वो औरत कोई जवाब ना दे सकी तो बच्ची को डांट कर चुप करवा दिया, लेकिन उसके चुप करवाने से क्या हो सकता था? हकीकत सारी दुनिया जान गई थी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नाइमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को उसके बेडरूम में छोड़ आओ, ये थक गई होगी। आरफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया। वो समझ गई थी, इसलिए फौरन उठ खड़ी हुई। आइए भाभी, आपको ऊपर बेडरूम में छोड़ आऊं। नाइमा ने उसका बाजू थामते हुए सहारा दिया। वो भी इस माहौल से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी, इसलिए खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। नाइमा के साथ दुल्हन के कदम भी थम गए। सामने वो दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नाइमा ने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हनें तो रुखसती के बाद अपने शोहर के बेडरूम में ही जाती हैं, लेकिन अगर दुल्हन खास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वो दुल्हन को गहरी नजरों से देखते हुए कहने लगा। दुल्हन ने यकदम उसको देखा। उसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। वो इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गया। जाइए, वो ये कहकर साइड पर हो गया। नाइमा दुल्हन को ऊपर ले गई, फिर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ताज़ा फूलों की महक एक झोंके की तरह आई। दुल्हन का दिमाग खुशबू से झुंझला सा गया। वो ठिठक गई। अंदर किसी के अरमान सजे थे और इन अरमानों पर वो कदम रखने जा रही थी, गोया रूंदने जा रही थी। उसके कदम मन मन भर के हो गए थे। वो दहलीज पर कदम नहीं रखना चाहती थी। जब किसी की जिंदगी में ही कदम रख लिया था तो फिर दहलीज क्या मायने रखती। नाइमा उसे बेड पर बिठाकर चली गई थी और उसे फूलों से सजा बेड अंगारों का महसूस हुआ था। दिल जैसे तपते तवे पर रख दिया गया हो। रात अच्छी खासी गहरी हो चुकी थी जब उसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया। वो घड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने दोस्त हसन को रुखसत करने के बाद वो रूम की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ियां तय करता हुआ अपने बेडरूम में आया। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो ठिठक कर रह गया। दुल्हन के साथ साथ कमरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत फूलों की चादर नीचे ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। साइड टेबल पर रखे गए गुलदान टूटकर फूलों समेत ज़मीन पर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें ऊंधी पड़ी थीं। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था। सैंडल कहीं थे और पर्स कहीं था। वो एक एक कदम बढ़ाता आगे आ रहा था कि नीचे कोई चीज़ चुरमरा के रह गई। उसने कदम पीछे उठाया और देखा, वो दुल्हन का सोने का ग्लूबंद था जो अपनी नाक कदरी पर रो रहा था। उसने झुककर ग्लूबंद उठाया। उसके कुछ मोती टूट गए थे। उसने वो ग्लूबंद सोफे के सामने क्रिस्टल टेबल पर रख दिया। वो खुद बेड पर ऊंधी लेटी थी, चेहरे पे तकिया रखा हुआ था। महरोज का पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, मगर दुपट्टा सोफे पर झूल रहा था। वो कदम बचा बचा कर बेड के करीब आ गया। रबी, उसकी भारी आवाज़ आसानी उसके कानों तक पहुंची थी। रबी, उसने दोबारा आवाज़ दी, मगर वो टस से मस ना हुई। वो जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, उसकी नज़र दुल्हन की कमर पर पड़ी। पिछला गला खासा गहरा था। दूधिया रंगत सिल्वर रंग को मांद कर रही थी। उसने बामुश्किल से अपनी नजरें चुराईं। हेलो, आप सो गई क्या? उसने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू हिलाया। वो उसके लम्ब से यकदम करंट खाकर उठ बैठी। डोंट टच मी मिस्टर महरोज बख्त, उसने उंगली उठाकर कहा। क्यों, क्या हुआ? तुम मेरी बीवी नहीं हो क्या? वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, नहीं हूँ, समझे तुम? वो यकदम चिल्ला उठी। तो फिर यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो इंतहाई इत्मीनान से कह रहा था। सज़ा भुगत रही हूँ, अपने किए की सज़ा, वो चबा कर कहने लगी। महरोज उसे सर तपा देख कर रह गया। रोई रोई सुर्ख आंखें, मिटा मिटा सा मेकअप, कंधों पर बिखरे शोल्डर कटिंग सिल्की बाल और बिना दुपट्टे के उजागर होती रियानियां नजर हट नहीं रही थी। तुम्हारे लिए सज़ा है, मगर मेरे लिए तो अल्लाह की अता करदा एक ख़ास नेमत हो तुम।
उसने गमगीर लहजे में कहते हुए उसके गाल को छुआ और वो उसके इस अंदाज पर भड़क उठी। कहा है ना मुझे हाथ मत लगाना, हाथ पीछे हटाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। महरोज के हाथ उसकी कमर को छू रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रहे हों। मुझ में इतना सब्र नहीं है कि मैं आज की रात पीछे हट जाऊं, बल्कि जो कल की रात गुजरी थी वो भी खुदा जानता है। उसने कहते हुए उसे जोर से भींच लिया था। मैं कह रही हूँ मुझे हाथ मत लगाओ। वो भींकार कर कहती हुई उस पर झपट पड़ी और वो उसे अपने नाखूनों से नोचने की कोशिश कर रही थी और वो अपने बचाव के लिए उसके हाथ रोक रहा था। लेकिन जैसे ही रबी के नाखूनों ने उसकी गर्दन पे खराश डाली, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका और यकदम उसका हाथ उठ गया और उसके भारी हाथ से थप्पड़ खाकर रबी पीछे की तरफ बेड पर गिरी। बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, हर चीज़ की हद होती है, अपनी हद में रहना सीखो। वो पहली बार यूं गुस्से से धाड़ा। तुम मुझे हद बता रहे हो? हद तुमने पार की है। वो थप्पड़ की तकलीफ भूलकर फिर सीधी खड़ी हुई। मुझे हद पार करने का रास्ता तुमने दिखाया था, वो जोर देकर बोला। मैंने तो सिर्फ एक शरारत की थी। वो रूहानसी हुई। लेकिन मैंने कोई शरारत नहीं की। मैं कल भी संजीदा था, आज भी संजीदा हूँ। तुम किसी भी कोर्ट पे चली जाओ, मेरा कसूर कहीं भी साबित नहीं होगा, उसने चबा कर कहा। तुम इतने बेकसूर भी नहीं हो, वो चीखी। मैं इतना कसूरवार भी नहीं हूँ, उसने कांधे उचकाए। तुम एक दिन बहुत पछताओगे अपने फैसले पर, फिलहाल तो पछताने का वक्त तुम्हारा है। वो फिर से पुरसुकून हो चुका था। सैयद महरोज बख्त, तुमने बहुत ही खसारे का सौदा किया है, वो मुस्कुरा कर बोला। तुम्हें क्या पता कि इस सौदे में सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही हासिल हुआ है, तुम्हारी सूरत में। वो उसके सरापे को मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। खुश फहमी है तुम्हारी, वो नफरत से बोली। ये तो बात की बात है कि कौन खुश फहम है और कौन गलत फहम। पहले तुम ये बताओ, तुम चेंज करोगी या लाइट ऑफ कर दूं? उसके लहजे और नजरों का मफहूम वो अनजान होकर भी समझ गई थी और उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसका खून खोल उठा था। तुम कहना क्या चाहते हो जो तुम समझ चुकी हो? वो कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो बिदक कर पीछे हटी। मैं हंगामा मचा दूंगी अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो, उसने धमकी दी। मिसेस रबी बहरोज बख्त, ये आपकी भूल है कि मैं आपकी धमकियों में आकर आपको छोड़ दूंगा और अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ। मैं अपनी जिद पूरी करना जानता हूँ और बेहतर है आप मेरे साथ सीधी तरह पेश आएं, वरना मुझे उल्टा पेश आने में भी वक्त नहीं लगता। ये तो आज आप देख चुकी हैं। वो उसे कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींच चुका था। एक मर्द से मुकाबला करना उसके बस से बाहर हो गया था। उसकी सारी जिद्दोजहद नाकाम हो गई थी। वो बेबसी से तड़प तड़प कर रोने लगी, मगर महरोज पर उसके आंसुओं और सिसकियों का कोई भी असर नहीं हुआ था। अब चाहे वो तड़पती या बिलकती, उसे परवाह नहीं थी। बकौल उसके उसने अपना हक वसूल किया था। रात गुजर चुकी थी। बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, मगर वो बेहिस बनी बैठी थी और कोई जवाब नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक हुई। इस बार दस्तक मुतवातिर होने लगी थी। तभी बेसुध सोए महरोज की नींद का सिलसिला भी टूट गया। उसने चौंक कर आगे पीछे देखा। वो दोनों पांव सोफे पर चढ़ाए घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी थी और उसे देख रही थी। महरोज बेटा, दरवाज़ा खोलो। बाहर आरफा बेगम की परेशान आवाज़ आई। वो यकदम उठ बैठा। बेड के दूसरे कोने पर रखी अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए वो कमरे में बिखरी चीज़ों से बचता हुआ दरवाजे तक आया और बालों में हाथ फेरते हुए दरवाज़ा खोल दिया। गुड मॉर्निंग मॉम, उसने हमेशा की तरह कहा। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ। उन्हें परेशानी हुई। जी सब खैरियत है, मैं सो रहा था इसलिए पता नहीं चला। उसने परेशानी कम करनी चाहिए। वो रबी कैसी है? आरफा बेगम ने ठहर कर पूछा। अंदर आकर देख लें कैसी है, उसने दरवाजे से हटते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? वो बाहर से ही अंदर का हाल देख चुकी थी। आप नौकरानी को कहीं कमरे की सफाई कर दे, उसने सर झटक कर कहा। और नाश्ता? नहीं, नाश्ता मैं नीचे आकर ही करूँगा। ये क्या बात हुई? और दुल्हन कहाँ पर करेगी? उसका नाश्ता आप ऊपर भेज दें, वो अकेली नाश्ता करेगी। फिलहाल तो अकेली भी कर ले तो बहुत है। आरफा बेगम बात समझ गई थी। ठीक है, मैं मुलाजमा को भेजती हूँ।
वो ये कहकर पलट गई और वो अंदर आ गया। इतनी सहमी हुई क्यों बैठी हो, भूख की वजह से, थकन की वजह से या नींद की वजह से? वो उसके बराबर सोफे पर आकर बैठा, लेकिन उसने फिर भी सर नहीं उठाया। ओके यार, ना बोलो, तुम्हारी मर्जी, आज का दिन तुम्हारा है। वो कहता हुआ उसके बालों को छेड़ता उठ खड़ा हुआ और वॉशरूम चला गया। मुलाजमा कमरे में आकर सफाई करने लगी और अंदर ही अंदर हैरान हो रही थी। बेगम साहिबा, आप बेड पर बैठ जाएं, मैं सोफ़ा भी साफ कर देती हूँ। सोफे पर फूलों की पत्तियां बिखरी पड़ी थीं, लेकिन उसका पारा हाई हो गया। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं आग लगाकर सब कुछ जला दूंगी। वो मुलाजमा पर चिल्लाने लगी। इतने में वो वॉशरूम से बाहर निकला। तुम जाओ, ये काम बाद में कर लेना, उसने मुलाजमा को नरमी से जाने का कहा। वो सर हिलाकर चली गई। अलबत्ता वो बाकी सारी सफाई कर चुकी थी। क्या पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया है। वो काट खाने को दौड़ी। बस सिर्फ 2 दिन में ही, उसने उसे छेड़ते हुए कहा, और वो बेबसी के इस मकाम पर आ गई थी कि बार बार आंसू आ रहे थे। तुमने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया महरोज बख्त, तुमने मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। वो रोते हुए कह रही थी। और मुझे अपनी तरफ माइल भी तो तुमने खुद किया था। क्यों मुझे अपनी झलक दिखाई, क्यों रागिब किया मुझे? वो उसे दोनों कांधों से पकड़े झंझोड़ते हुए बोला, मुझे क्या पता था कि तुम इतने कमज़ोर नीयत हो कि तुम्हारी कोई ज़ुबान ही नहीं। मर्द की नीयत कमज़ोर नहीं होती, उसे औरत कमज़ोर बनाती है। तुम्हारी तरह झलक दिखाकर, अदाएं दिखाकर। तुमने अगर उस रात वो सब ना किया होता तो तुम्हारी जगह कोई और होती और महरोज बख्त की बीवी बनने पर फख्र कर रही होती। जो किया उसे चुपचाप भुगतो, अपनी गलती का इल्ज़ाम मेरे सर मत डालो। तुम्हारे इस वावैले से कुछ नहीं होगा। गलती करके भी ना मानना एक और बड़ी गलती है तुम्हारी। वो झटके से उसे छोड़कर पीछे हटा। मैं अगर अपनी गलती भुगतूं तो तुम्हें भी अपनी गलती की सज़ा भुगतनी होगी। वो ज़ोर से चीखी, मैं तुम्हारी सज़ाओं के लिए तैयार हूँ, जी जान से। वो शीशे के सामने खड़ा बाल बनाने लगा और वो नफरत से रुख मोड़ गई। मुलाजमा उसका नाश्ता भी ले आई थी, मगर उसने वापस भेज दिया। वो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अपनी मॉम का नंबर डायल कर रही थी, मगर मुसलसल नंबर ऑफ जा रहा था। और परेशानी की बात यह थी कि मॉम के साथ डैड का नंबर भी ऑफ था। तंग आकर लैंडलाइन नंबर डायल किया। हेलो, कॉल रिसीव करने वाली मुलाजमा थी। रज़िया, मैं रबी बात कर रही हूँ, मॉम से कहो मैं बात करना चाहती हूँ, उसने बेकरारी से कहा। सॉरी बीबी जी, बेगम साहिबा ने कहा है वो आपसे बात नहीं करना चाहती, मुलाजमे ने कहा। लेकिन रज़िया, तुम उनसे कहो खुदा के लिए मैं सिर्फ एक बार। उसने कुछ कहना चाहा, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया और फ़ोन उसकी मॉम ने बंद किया था। वो दूर बैठी भी समझ गई थी। क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? आरफा बेगम की नज़र लाबी में बैठी अपनी बहू पर पड़ी। खैरियत तो है, किसी का फ़ोन आया था क्या? उन्होंने फ़ोन के करीब बैठे उसे देखते हुए कहा। नहीं, तो फिर तुमने कॉल की है क्या? जी। किसको? अपनी मॉम डैड को। अच्छा, बात हो गई उनसे? क्या कहते हैं? आरफा बेगम को सुनकर खुशी हुई। कहते हैं मुझसे बात नहीं करनी, उन्होंने भी मुझे धुतकार दिया। आरफा बेगम की खुशी मान पड़ गई। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमसे नाराज़ नहीं रह सकते। ये सब बस वक्ती गुस्सा है, जब गुस्सा उतर गया तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आएगा। उन्होंने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। डैड का गुस्सा वक्ती हो सकता है, मगर मॉम का नहीं, वो अपने भाई से कम नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए उनके दिल में नरम गोशा हमेशा रहेगा। अगर नरम गोशा होता तो वो कल मेरी ज़िंदगी के फैसले पर यूं चुप रहकर मामू का साथ ना देती। वो बदगुमान हुई थी। लेकिन बेटा, बात असूल की और सच्चाई की थी। तुम्हारी मॉम अलियास भाई का साथ ना देती तो वो लोग झूठे पड़ जाते। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी जहाँ नौबत असूल और सच्चाई तक चली गई? एक ज़रा सी बात को सबने इशू बना दिया, मेरे हंसी मजाक को मेरे गले का तोप बना दिया था। बस बेटा, ये सब किस्मत की बात है। अल्लाह ताला की रज़ा थी, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होना सीखो। और वैसे मेरे साथ अच्छा तो आप और आपके बेटे ने भी नहीं किया, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया है, नफ़रत है मुझे उससे और खुद से भी। ये कहकर वो खड़ी हो गई। अंदर ब्यूटिशियन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कौन ब्यूटिशियन? अरे पागल, आज शाम तुम्हारी शादी की रिसेप्शन है ना। मैं नहीं जाऊंगी,
तैयार नहीं होना मुझे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो। एक गलती तुमसे पहले हुई, एक अब कर रही हो। कल हजारों लोगों ने बातें की, सरगोशियां की, लेकिन जैसे तैसे गुजर गया। क्या तुम फिर चाहती हो लोग बातें बनाएं, तुम्हारी गैर मौजूदगी पर सरगोशियां करें? आरफा बेगम कहकर चली गई थी। वो कितनी ही देर सोचती रही, रोती रही, फिर अचानक कदम उठाते हुए उस कमरे में दाखिल हो गई जिस कमरे में ब्यूटिशियन उसका इंतजार कर रही थी। जब वो तैयार होकर नीचे उतरी तो आरफा बेगम के कदम थम गए थे। मल्टी शेड लहंगे में उसकी दूधिया रंगत और भी चमक गई थी, और ऊपर से उसके तीखे नैन नक्श उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। मॉम, और कितनी देर है? डैड 2 बार फोन कर चुके हैं। महरोज बेध्यानी में अंदर दाखिल हुआ, लेकिन दुल्हन को देखकर वो हैरान रह गया। चलो देर हो रही है, उन्होंने चौंकाया, लेकिन मैरिज हॉल पहुंचने तक उसकी नज़र उस पर टिकी रही। यही तो झलक थी जो वो पागल हो गया था, और वो आज उसके हमरा थी। भाभी के घर वाले नहीं आए क्या? हसान ने महरोज से सवाल किया। नहीं यार, महरोज ने जवाब दिया। क्यों नहीं आए? देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन यार उन्हें ख्याल करना चाहिए था। भाभी उनकी अकलौती औलाद है, इस तरह ताल्लुक तोड़ना हैरत की बात है। हसान ने रबी का अकेलापन नोट करते हुए कहा था। उनकी बेटी है, उनकी मर्जी। महरोज ने लापरवाही से कहा। कसूरवार तुम हो, सजा सिर्फ भाभी को क्यों मिल रही है? तुम्हारी वजह से सारे रिश्ते टूट गए और तुम ठाठ से एंजॉय कर रहे हो। ओए यार, बस बस, अपने ऊंचे अदरश अपने तक रखो। उसने सुन लिया तो हंगामा मचा देगी। वो तो पहले ही अपना कोई हमनवा ढूंढ रही है। सूफी अलियास से फिर कोई राब्ता हुआ? नहीं यार, लेकिन कोशिश करूंगा सब ठीक हो जाए। अब चलते हैं इस कहानी के कुछ माजी की तरफ। आखिर हुआ क्या था? रबी, उठकर शावर ले लो, मैंने नाश्ता बना दिया है। आज इतनी जल्दी? हाँ अलियास भाई मिलने आ रहे हैं। मगर क्यों मिलने आ रहे हैं? शायद किसी जमात के साथ आए थे, आज वापस इस्लामाबाद जा रहे थे, तो मिलकर जाएंगे। सिर्फ मिलकर जाएंगे या लेक्चर भी देकर जाएंगे? बस कर दो रबी, जल्दी तैयार होकर आओ। वो नीचे आई। सकीना बेगम जज़-बज़ हुई। अब क्या हुआ? रबी ने कहा। कोई और कपड़े नहीं थे पहनने के लिए? उन्होंने टाइट जीन्स पर वाइट शर्ट को नागवारी से देखा। मेरे सारे कपड़े ऐसे ही हैं मॉम, अलियास भाई को पसंद नहीं है क्या ऐसे लिबास? वो पहली बार तो मुझे इन कपड़ों में नहीं देख रहे, कई बार देख चुके हैं। और मॉम, मैं अपने घर में हूँ, बेगम साहिबा सूफी साहब आए हैं, मुलाजमा ने बताया। तुम भी नाश्ता करके जल्दी आना, मैं जा रही हूँ। वो ये कहकर ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ गई। खतीजा भाभी और बच्चे कैसे हैं? सकीना ने पूछा। सब ठीक हैं, तुम्हें सलाम दिया है, अलियास ने जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम, वैसे उनसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। फातिमा तुम्हें और रबी को बहुत याद करती है, तो फ़ोन पर बात कर लिया करे वो हमसे। नहीं सकीना, फ़ोन के राब्तों को मैं ठीक नहीं समझता। उन्होंने फ़ोन की बात टाली। वैसे रबी बेटी कहाँ गई? वो नाश्ता कर रही है, यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी तो संडे को देर से उठी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मामू जान, रबी ने आते ही कहा, लेकिन उसके लिबास को देखकर उनके चेहरे पर नागवारी उतरी। मामू, फातिमा कैसी है? ठीक है, कभी लाहौर लाए ना उसे, वो घर से बाहर नहीं निकलती। क्यों मामू? वो आज़ाद नहीं घूमती। यानी आपने उन्हें घर में कैद किया हुआ है? बेटा, अपने घर में कोई कैद नहीं होता। अगर आप हमेशा के लिए उन्हें एक ही जगह रखेंगे, चाहे वो बेडरूम ही क्यों ना हो, कैद ही होती है। वो भी तो उनकी भांजी थी, ठीक से जवाब देना आता था उसे। सकीना ने आंखें दिखाते हुए कहा। रबी, मॉम की आंखों से गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सॉरी मॉम, ये कहते हुए वो उठ खड़ी हुई। मॉम, मैं बाहर जा रही हूँ, लंच भी बाहर करूँगी फारिया वालों के साथ। वो खुदा हाफिज करती बाहर चली गई और अलियास साहब देखते रह गए। तुम्हें पता है ये कहाँ गई है? अलियास ने कहा। वो जहाँ भी गई हो, हमें यकीन है अपनी बेटी पर, अहमद साहब ने कहा। चलो दुआ है अल्लाह भरोसा सलामत रखे। फिर वो दूसरी गुफ्तगू करने लगे। आरफा खैरियत तो है, कुछ परेशान लग रही हो, खतीजा बेगम ने कहा। परेशान तो हूँ, महरोज की तरफ से। क्यों, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? खतीजा ने अपनी दोस्त आरफा से पूछा। महरोज और उसका चचा जाद भाई एहतशाम दोनों अमेरिका गए थे। अब सुनने को आया है एहतशाम ने शादी कर ली वहाँ, और तुम क्यों हलकान हो रही हो? मैं सोच रही हूँ अगर एहतशाम कर सकता है तो महरोज भी कर सकता है।
हमारा इकलौता और आखिरी सहारा है। अमेरिका का होकर रह गया तो तुम उसकी मंगनी या शादी करके भेजती। हाँ, सच कहा, ये गलती हो गई मुझसे। ये काम अब भी हो जाएगा, बुलवा लो और शादी कर दो। क्या वाकई? और घर आकर उन्होंने महरोज को कॉल मिला दी। यस मॉम, क्या बात है? महरोज ने कहा। तुमसे एक बात करनी थी। जी कहें, सुन रहा हूँ मॉम। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मॉम, इतनी जल्दी? हाँ बेटा, बस तो कर लें, इजाज़त क्यों ले रही हैं? आप मेरी माँ हैं, जहाँ चाहें कर दें। बस शादी से पहले लड़की की एक अदद तस्वीर दिखा देना। उन्होंने खुश होते हुए दुआ दी और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ मसला हल हुआ? खतीजा ने पूछा। बस लड़की की तलाश है, कोई पढ़ी लिखी और नेक मिल जाए। मैं कोई तेज़ तरार बहू अफोर्ड नहीं कर सकती। आरफा बेगम ने अपनी पसंद बताई। अम्मी, वो कुछ औरतें आई हैं। फातिमा की धीमी आवाज़ आई और आरफा की नज़र उस पर ठहरी। दुपट्टे में लिपटा उसका चेहरा नूर लग रहा था। उन्होंने घर जाकर महरोज से जिक्र छेड़ा फातिमा का। उसे क्या एतराज़ होगा? उसकी रजामंदी पर ही उसने खतीजा से फातिमा का हाथ मांगा और खतीजा ने अलियास से बात की। लड़की का नाम फातिमा है। उन्होंने बेटे को इतला दी। कैसी सूरत है उसकी? बहुत प्यारी है, देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। तो प्लीज़ वो प्यारी सी सूरत मुझे भी दिखा दें। ऐसा मुमकिन नहीं है, सूफी अलियास साहब को पसंद नहीं ये सब। वो कहते हैं लड़का लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे को देखें तो बेहतर है, ताकि उनके पास फरार होने का कोई रास्ता ना हो। उसने खफगी से कहा। लेकिन मॉम, तस्वीर में क्या हर्ज है? मैं इतनी दूर बैठा हूँ, पता तो हो किससे शादी हो रही है, कैसी है मेरे साथ, कैसी लगेगी। और आपको किसने कहा था कि किसी सूफी की बेटी से मेरी शादी तय कर दें? बस चुप रहो, बहुत प्यारी है, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अच्छी लगेगी तुम्हारे साथ। आरफा बेगम ने उसे चुप करवाया और मंगनी की तैयारियों में लग गई। मंगनी के फौरन बाद शादी तय कर दी गई थी। बड़ी छुपी रुस्तम निकली, मंगनी भी कर ली। रबी ने फातिमा को फ़ोन खड़काया और वो उसकी बातों पर हंस दी। बस यार, सब जल्दी हो गया, कुछ पता भी नहीं लगा। नाम क्या है मौसूफ का? सैयद महरोज बख्त। नाम तो बड़ा पावरफुल है। खुद कैसा है? मुझे क्या पता। क्या मतलब बिना देखे ही मंगनी कर ली? जानती तो हो अब्बा को उन्हें देखना दिखाना ये सब पसंद नहीं है। उफ यार, तुम्हारे अब्बा को तो कुछ भी पसंद नहीं है। खैर, मैं तो जिससे शादी करूंगी 2-3 मीटिंग्स रखूंगी उसके साथ। शादी से पहले पता तो चले कैसा है, कौन है। वैसे अब तुम्हारी शादी कब है? यार, जब वो आएंगे तो। हैं, उन्होंने अभी आना है? यार रबी, पूरी बात तो सुन लो, फातिमा ने कहा और रबी हंस दी। कहाँ से आना है जनाब ने? यार, अमेरिका से आना है। व्हाट? वो लड़का अमेरिका में रहकर मुलानी जी से शादी कर रहा है? उसने तुम्हें देखा नहीं है क्या? यार, कहा तो है नहीं देखा, फिर भी शादी कर रहा है। हैरत है। हैरत क्यों? क्या पहले शादी नहीं हुई ऐसे किसी की? हुई है ना, तुम्हारी अम्मी अब्बू की। अगर तुम्हारी अम्मी देख लेती मामू को तो गले में फंदा डालकर मर जाती। फातिमा ना चाहते हुए भी हंस दी। तुम शादी से कितने दिन पहले आओगी? 2 दिन पहले। अगर मैं पहले आई तो या मामू रहेंगे घर में या फिर मैं। तुम सुकून से भी तो रह सकती हो। यार, तुम्हें तो पता है मेरी नेचर नहीं है सुकून वाली, और मामू पाबंदियों के मालिक हैं। ये मत करो, वो मत करो, इस तरह के लिबास मत पहनो, वो मत पहनो, और पता नहीं क्या क्या रोक टोक। उसने वजह बताई और फातिमा चुप हो गई। अच्छा यार, तुम्हारी खातिर कुछ दिन पहले आ जाऊंगी, कसम से तुम्हें बोर नहीं होने दूंगी, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा यार, मैं इंतज़ार करूंगी। ठीक है, बहुत बातें हो गई हैं। फिर उसने अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया।